हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? सुन पा रहे हो भाई? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, ठीक है। आज अचानक से सरप्राइज मेरी क्लास लग गई है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि अभी मेरी क्लास रहेगी आज, ठीक है। आज, कल, फ्राइडे को नहीं रहेगी क्योंकि फ्राइडे को वन शॉट सेशन लगा हुआ है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, और सैटरडे को भी रहेगी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इन 3 दिनों के अंदर ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आज लेक्चर नंबर 1 है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से थोड़ा सा रिलेटिव है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रिलेटिव है, समझना, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो गोल रहेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी, क्लियर है बिल्कुल। आज थोड़ा सा फैमिली इशू है तरुण सर के यहाँ, ठीक है। तो मुझे बताया उन्होंने कि ठीक है, तो वो थोड़ा भी उसमें है, ट्रैवल कर रहे हैं वो, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, हाँ, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम है, ठीक है। उनके कजिन है, ताऊ जी, तो ठीक है। तो उनका शायद मतलब उनका प्रॉब्लम है अभी, ठीक है, फैमिली इशू है, ठीक है। मैं इतना ही बताऊंगा, तरुण सर खुद बताएंगे आपको, ठीक है, ज़्यादा बेटर है। तो अभी फैमिली इशू है, ठीक है। और मतलब वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है फ्राइडे से क्लास लेना चालू कर दें, पर फ्राइडे को मैंने सेशन छोड़ रखा है। और नहीं तो मंडे से जो भी होगा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, एक दो क्लास अगर मैं यहाँ लूंगा उनकी तो उनको वहां मैं एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। जिससे कि आपका एकदम ऑन एन एवरेज बेस्ट रहे, ओके। अगले वीक मेरा भी क्लास रहेगा, अगर सर को क्लास की रिक्वायरमेंट होगी, तरुण सर को, तो मैं कुछ क्लास उनको दे दूंगा, ठीक है। जिससे कि मतलब उनका लॉस भी ना हो क्लास का, और मेरे भी क्लास का लॉस ना हो, बराबर बराबर हो जाए, ओके। जिससे कि आपका सिलेबस एंड बिल्कुल परफेक्टली हो। हाथ ठीक है बेटा, हाथ में तो टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। अभी तो इतना नहीं, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करता हूं मैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, अब एकदम फोकस करो, मतलब कुछ भी लिखना नहीं है, मानो, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखना। एनसीईआरटी की एक एक लाइन में यहां सेट कराऊंगा, बिल्कुल यहां पर एनसीईआरटी की एक एक लाइन, ठीक है। समझे? शेड्यूल, अच्छा अच्छा। शेड्यूल तो देखो ठीक है बेटा, शेड्यूल में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा प्रॉब्लम थी तो कुछ क्लासेस, ठीक है, बॉटनी की लग गई, ठीक है। अब मैं बॉटनी क्लास डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ठीक है, बट अभी इमरजेंसी है, मतलब उनके हिंट, चलो हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तरुण सर के ताऊ जी का देहांत हो गया है आज रात में, ठीक है। तो समझ रहे हो वो जो भी प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए वो अभी ट्रेवल कर रहे हैं, गए हुए हैं फैमिली के साथ, ठीक है। तो कोई भी देखो, ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी हम लोग शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं करते जब तक कोई बहुत बुरी स्थिति ना हो, ऐसी स्थिति ना हो कि मतलब एबिलिटी ना हो, समझ रहे हो, जैसे हाथ बिल्कुल ही टूट गया, ठीक है। तो स्थिति ऐसी थी कि मतलब हॉस्पिटल में था, ठीक है, सर्जरी हो रही थी। तब सर, तरुण सर ने उसको, हम चाहते हैं कि आपका लॉस ना हो, ठीक है। क्लास ऐसा ना हो कि खाली चली जाए, ठीक है। तो कोशिश ये रहती है कि उस क्लास को मैं ले लूं, बायो की क्लास बायो की जगह रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और टॉपिक भी नया स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपसे कह भी रहा हूं कि तीन, अगर 4 क्लासें मिलती हैं, 4 या 3 क्लासों के अंदर तो मैं इजिली खत्म करा देता हूँ ये वाला टॉपिक, ठीक है। जिससे कि अगर बॉटनी स्टार्ट होती है आपकी मंडे से, तो आप मतलब पूरी कोशिश होती है कि आपके शेड्यूल में, आपकी चीजों में जरा सा भी फ्लक्चुएशन ना हो, ठीक है। पूरी कोशिश रहती है, ठीक है। चलो खैर, समझ गए ना, हाँ। तो थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए, ठीक है, वो अभी गए हुए हैं। बात बाकी का बायो में तो कहीं कोई दिक्कत आ ही नहीं रही होगी, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, ठीक है। आज का जो टॉपिक है ना, इसमें आप बिल्कुल लिखोगे नहीं। एनसीईआरटी खोल के बैठना चाहते हो, एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद मैं करा दूंगा, ये गारंटी है, ठीक है, हाँ। ठीक है, आज देखो, आज जो पार्ट हमारा होगा प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी वाला होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा आज, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का हिंट दे दूंगा। कल मैं कराऊंगा एक्चुअली में पूरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। क्या एक्सप्लोजन हुआ, इसका किस लेवल पे पॉपुलेशन पहुंच चुकी है, और उसको कंट्रोल करने के तरीके क्या क्या हैं, ठीक है। ये पूरी
कल चलेगा, पूरा लेक्चर कल चलेगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड उसको कंट्रोल करने के लिए जो जो डिवाइस है, परमानेंट डिवाइस, ठीक है, जिसको बर्थ कंट्रोल डिवाइस कहते हैं, वो पूरा कल चलेगा, ठीक है। आज ओवरव्यू दूंगा मैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, ठीक है, और उसको मतलब क्या स्ट्रेटजी है उसकी अवेयरनेस के लिए, ठीक है, उसकी मतलब प्रॉब्लम्स क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। तो अब बेसिक बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन, सारी एनसीईआरटी की लाइंस है, जो बच्चा रीडिंग कर करके थक जाता है पर कुछ पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अभी एकदम फोकस करो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट होगी, गारंटी मेरी है, ठीक है, गारंटी मेरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। तो कुछ एस्पेक्ट हैं, जैसे एक एस्पेक्ट नहीं, कई एस्पेक्ट होते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि भाई किसी के गोनेट्स परफेक्ट हैं, ठीक है, गोनेट्स ठीक हैं, ठीक है, तो कहेगा नहीं भाई हम तो रिप्रोडक्टिव हेल्थी हैं, ना 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 ना, ऐसा इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं हो सकता खाली एक ही एस्पेक्ट की वजह से, ठीक है। आप फिजिकली हेल्दी हो मानता हूं, पर आप क्या इमोशनली हेल्दी हो, आप समझ रहे हो, क्या आप बिहेवियर से हेल्दी हो, क्या आप सोशली हेल्दी हो, ठीक है। अगर आप इमोशनली, बिहेवियर और सोशल भी हेल्दी हो तो हाँ मानेंगे कि भाई आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो, मतलब फिजिकली हेल्दी के साथ साथ। हाँ, समझ में आ गया, आप फिजिकली हेल्दी हो पर आप इमोशनली हेल्दी नहीं हो, आप बिहेवियर से हेल्दी नहीं हो, ठीक है, गंदा बिहेवियर आपका, सोशली आपकी थॉट बहुत गंदी है, तो आप एक्चुअल में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं हो, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कोई इंसान तभी हो सकता है जब वो चार एस्पेक्ट में कम से कम हेल्दी हो, फिजिकली, इमोशनली, समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ, फिजिकली, इमोशनली, और साथ में मैंने बताया बिहेवियर से और सोशली, सामाजिक रूप से भी आप, ठीक है, मतलब कभी भी कोई गंदी कमेंट नहीं करते हो, समझ रहे हो ना, सामाजिक रूप से आपके मतलब थॉट प्रोसेस बहुत गंदा नहीं है, ठीक है, तो आप सही मायने में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, जिसका मेन सेंटर जिनेवा में है, ये पूछा गया था WHO का सेंटर कहां पर है, ठीक है, तो जिनेवा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, समझना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है, जिनेवा, कहां पर है, जिनेवा, अरे भाई कहां पर है, जिनेवा, ये ध्यान रखना है। चार एस्पेक्ट में आपको हेल्दी होना पड़ेगा, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर से सोशली, तभी सही मायने में आप हेल्दी हो, नहीं तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं हो। ये डेफिनेशन कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। कोई भी इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तभी होता है जब फिजिकली के साथ साथ इमोशनली, बिहेवियर से और सोशली हेल्दी हो। ओके, अब याद हो गया होगा मुझे लगता है। ओके, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। एनसीईआरटी में अगला लाइन दे रखा है कि ऐसी कौन सी सोसाइटी होती है जो वास्तव में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, आप कह सकते हो सोसाइटी या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार हैं, सब सोशली हेल्दी हैं, सब फिजिकली हेल्दी भी हैं, सब बिहेवियर से भी हेल्दी हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे फिजिकली फंक्शनल नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इमोशनली बिहेवियर से, ये सब, और इंटरेक्शन अमॉन्ग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट मे बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। मतलब कोई भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट होता है ना, जैसे सेक्स नाम सुनते ही कई लोग हा 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 हु दांत दिखाना चालू कर देते हैं, कई समझ रहे हो ना, कुछ मतलब गलत हरकतें चालू कर देते हैं, ठीक है, तो वो बेवकूफ है, समझ रहे हो ना मेरी बात। क्योंकि सीधी सी बात है, आपका अस्तित्व हो या मेरा अस्तित्व हो या हम दुनिया में सबका अस्तित्व हो, ठीक है, उसमें इस भाई मेन यही तो है, उसकी वजह से तो अस्तित्व है, आज तुम हो या हम हैं। तो आप अपने ही अस्तित्व पर हंस रहे हो, सही मायने में तो आप समझ रहे हो, आप अपने ही अस्तित्व पर हंस रहे हो। तो सोसाइटी जो वास्तव में अच्छी सोसाइटी होती है, जो मतलब वेल कह सकते हो अच्छे लोग हैं, ठीक है, तो मैंने बताया रिप्रोडक्टिवली तो मतलब ऑर्गन तो उनके बेस्ट होंगे ही, ठीक है, ऑर्गन हेल्दी होंगे, पर फंक्शनल नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिजिकली नॉर्मल है, इमोशनली नॉर्मल है, बिहेवियर से नॉर्मल है, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, वो उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत हेल्दी होता है, ठीक है, तो समझ लो कि यार वो ठीक है, सही लोग हैं, ठीक है, और ऐसी लोगों से मिलकर बनने वाली सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी होती है। चार बस एस्पेक्ट ध्यान रखने हैं आपको, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर और सोशली, बस। अब कहानी चालू करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी, जो मैंने हेडिंग डाली थी, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम की बात मैं करता हूं, क्योंकि वही एक खतरनाक कंडीशन थी जब पॉपुलेशन एकदम विस्फोट हो रहा हो, उस तरीके से बढ़ रही थी, ठीक है, मतलब मानो कि आजादी किस चीज की मिली हो, अब तक लोग बिजी थे, ठीक है, देश को आजाद कराने में ध्यान ही नहीं था कहीं और, ठीक है, जैसे ही देश आजाद हुआ एकदम ठल्ले पड़े हुए तो दिमाग खुरापातों में घूमा, ठीक है,
और ऐसी खुरापातों में उमा के एकदम तेजी से आबादी बढ़ती चली गई, ठीक है, इतनी बड़ी कि इंदिरा गांधी को, ठीक है, नसबंदी, वासेक्टोमी और एक ट्यूबेक्टोमी होता है ना, ऐसी वासेक्टोमी को एकदम स्ट्रिगली, मतलब बहुत पावरफुल तरीके से उसको अप्लाई करना पड़ा कि हर चौराहे पर, ठीक है, बड़े बड़े शहरों के चौराहों पर एक कैंप लगाए गए, ठीक है, कोई भी मेल निकले पकड़ो उसकी वासेक्टोमी कर दो। इतना ज्यादा मतलब परेशान थे कि भाई क्या हो क्या रहा है ये, ठीक है, लोगों को हो क्या गया, ठीक है, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है। ये हाल इंडिया में नहीं थे, ये चाइना में भी थे। चाइना तो ऑलरेडी आप जानते हो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 है, ठीक है। तो इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री, बट इंडिया ने एक कदम बहुत स्ट्रांग उठाया, ठीक है, जिसके बेस पर आप कह सकते हो कि भाई ठीक है, हाँ, स्टार्टिंग इन्होंने की, मतलब कहते ना प्रॉब्लम क्या थी और स्ट्रेटेजी इसने निकाली। तो बढ़ती हुई जनसंख्या पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, ध्यान रखना, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने इनिशिएट किया, ठीक है, एक्शन प्लान नेशनल लेवल पर, ठीक है, जिसका मेन गोल क्या था, इसका गोल था रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज द सोशल गोल। दिस प्रोग्राम इसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कब स्टार्ट हुआ था 1951 में। तो एक लाइन ध्यान रखनी है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से इंडिया ही नहीं और भी कंट्री परेशान थे, ठीक है, उन सब में इंडिया ने सबसे पहले, पूरी दुनिया में सबसे पहले, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था 1951। इस पे क्वेश्चन आता है 1951 में, क्लियर है बिल्कुल। तो 1951 में इंडिया ने, पूरी दुनिया में इंडिया पहला कंट्री था जिसने फैमिली प्रोग्राम लॉन्च किया, किसको किसको ध्यान में रख करके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके, ठीक है। क्योंकि भाई दो तीन चीजें हैं, ठीक है, एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, एक उस भाई जब आप समझोगे ही नहीं चीजों को तो एड्स जैसी भयानक बीमारियां भी होंगी, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी होंगी, कहीं ना कहीं एबॉर्शन के केस भी बढ़ेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं मैटरनल और फीटल हेल्थ इशू भी आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें इसकी वजह से आती हैं। तो इंडिया ने पहला प्रोग्राम लॉन्च कर दिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। भाई एक प्रोग्राम के तहत काम करोगे तो आप भी खुश रहोगे, आने आने वाला फ्यूचर भी खुश रहेगा, मतलब बच्चे भी खुश रहेंगे, और आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, और आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, समस्या क्या आई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो लॉन्च कर दिया, पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी जोड़ना पड़ेगा, तभी एक्चुअल में सही मायने में इंडिया आपका बेटर काम कर पाएगा। क्योंकि जो आज बच्चे हैं वो कल, समझ रहे हो ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी चीजों पोस्टों पर होंगे, और इंडिया की भागदौड़ वो संभाल रहे होंगे। तो बच्चों का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ हमने क्या जोड़ दिया इसके अंदर, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, आरसीएच बना दिया इसको, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हमने, ठीक है। तो एक बात याद आ गई कि सबसे पहले मैंने बताया व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपको पता होना चाहिए। नोट्स बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर हैं वो एनसीईआरटी की लाइंस को तोड़ के बनाए, पर एनसीईआरटी की लाइंस को इस खूबसूरती से तोड़ा है मैंने कि एनसीईआरटी की लाइन, एक एक लाइन आपको याद करा दूंगा इस तरीके से, बहुत मतलब अल्टीमेट वे में। एनसीईआरटी खोल के बैठो, आपको पल्ले नहीं पड़ेगी, अब देखो पल्ले पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने बताया सबसे पहले आपने समझ में आया कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 4 एस्पेक्ट में आप हेल्दी हो तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। दूसरा, प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी। प्रॉब्लम क्या है, बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में इंडिया पहला कंट्री था जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया 1951 में। इसमें थोड़ा सा चाइल्ड हेल्थ केयर को भी जोड़ दिया, ठीक है, और बना दिया इसको आरसीएच, आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब बताओ यहां तक कोई डाउट, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब आ जाओ, ये प्रोग्राम समझ में आ गया जो लॉन्च हुआ है। अब इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके, कैसे काम करता है ये प्रोग्राम, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। मैं थोड़ा बैक में जाऊंगा, ठीक है, उस समय जब हम छोटे छोटे से थे, बहुत छोटे थे, ठीक है, नुक्कड़ नाटक आया करता था, ठीक है, हाँ, नुक्कड़ नाटक आया करता था। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी नुक्कड़ नाटक की तहज पर जो वहां के युवा होते थे वो नाटक किया करते थे, ठीक है। गांव में जाओगे तो कहीं रोड आ रही है, ट्रायंगल बना हुआ है, तो वहां पे इकट्ठे हो जाते थे, वो
नाटक करते थे। गवर्नमेंट उनको एक मतलब एक पर्टिकुलर कह सकते हो मनी भी प्रोवाइड करती थी कि आपको गवर्नमेंट प्रोग्राम का ऐड करना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कहाँ अवेयर होते थे, ना तो न्यूज़पेपर आते थे उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में, समझ रहे हो, ना टीवी टेलीविजन हुआ करते थे, पिक्चर उच्चर का कुछ कंसेप्ट ही नहीं था, ठीक है। बस ट्रांजिस्टर रेडियो हुआ करते थे एक आम आदमी के पास, खेतों पर बैठ के वो चला लेता था, वही एक एंटरटेनमेंट के साधन थे। वो भी हर किसी के पास नहीं थे, ठीक है, एक आम इंसान को कैसे पता चले। तो लोग इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना पसंद करते थे, तो क्या होता था, ऐसे युवा जो होते थे वो नाटक करके गवर्नमेंट प्रोग्राम की चीजों को बताया करते थे कि और अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अब क्या होगा। तो गांव वाले देखते थे, गांव वालों को एंटरटेनमेंट हो रहा था, पर सीखते भी थे उन नाटकों से, ठीक है। तो आखिर वो क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, ठीक है, जिससे कि लोगों को अवेयर किया जाए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो उसी वही हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। और क्या हम किस लेवल पर इसमें सक्सेस हुए, वो सारी बातें हम जिक्र करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहला हमारा टारगेट था अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट, जो भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट हैं उनसे उनके लिए अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के लिए इस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें यूज की गई, तो इसमें आता है, ठीक है, समझना मेरी बात, ऑडियो, ठीक है, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। फिर से बोल रहा हूं, ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। ऑडियो का मतलब है उस समय गवर्नमेंट ने ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर या कह सकते हो एफएम वगैरह, नहीं, रेडियो ट्रांजिस्टर होते थे, ठीक है, उस पर ऐड ऐड करती थी गवर्नमेंट कि भाई ये चीजें हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है, ठीक है। विजुअल विजुअल का मतलब है दूरदर्शन एक चैनल आया करता था, ठीक है, कुछ लोगों के पास टीवी हुआ करती थी, या कहीं कहीं पिक्चर हॉल हुआ करते थे। ऐसे पिक्चर हॉल मैंने देखी है पिक्चर, ठीक है, छत ही नहीं होती थी, बाहर एक बहुत बड़ी दीवार होती थी, बहुत बड़ा एक दीवार, ठीक है, चेयर की जगह सीमेंट की, ऐसे ऐसे नहीं जो स्टेडियम में सीढ़ियां होती हैं, ऐसी सीढ़ियां हुआ करती थी, ठीक है। उन सीढ़ियों के पीछे एक छोटा सा एक कमरा हुआ करता था, ठीक है, और एक सामने एक बहुत बड़ी दीवार, तो लोग आकर के वहां बैठ जाते थे, 1 रुपए टिकट लगती थी, 1 रुपए 50 पैसे, ठीक है। तो बस आके बैठ जाते थे वहां, उनकी सीमेंट की उन पर, ठीक है, जो बनी होती थी, 1 रुपए टिकट देनी होती थी और अपने आ जाओ, ठीक है। और फिर उसमें मूवी चलती थी एक, ठीक है, पुरानी कोई मूवी, ठीक है, उससे मूवी चलती थी, तो मूवी चलने से पहले ऐड आते थे बहुत सारे, फिर इंटरवल होता था, फिर ऐड आते थे बहुत सारे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड आते थे, पर वो पिक्चर जो चलती थी वो रात में ही चलती थी, दिन में नहीं चलती थी, समझ रहे हो ना, हाँ। एक शो चलता था रात में, ठीक है, दिन में नहीं चलता था, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ। तो वो जमाना भी था, ठीक है। हाँ, डीडी न्यूज आता था, तो नो डाउट मुझे याद है जब डीडी न्यूज आया था ना, तो हम बड़े खुश थे। दूरदर्शन के अलावा एक चैनल और आ गया टीवी पर, हमारे पास एक ऑप्शन और आया, हम दूरदर्शन देखते थे, साथ में डीडी न्यूज आ गया, अरे वाह, डीडी न्यूज भी आ गया, मतलब 2 चैनल हो गए अब मन करता है इसको घुमा सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। और टीवी हुआ करती थी चैनल वाली, ठीक है, टीवी, और टीवी भी बॉक्स में बंद होती थी, चैनल लगाकर ताला डाल देते थे, लो भाई अब कोई खोल नहीं पाएगा, ठीक है। रियल में वो टीवी थी हमारे पास, ठीक है, बहुत समय तक रखी रही, बाद में उसको बेचा, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ। तो उस समय सिनेमा हॉल के नाम पर, समझ रहे, एक प्रोजेक्टर हुआ करता था, ठीक है, सामने मूवी चलाई जाती थी, मूवी भी ये देखी जाती थी कि थोड़ा सा इस तरीके की हो तो मोटिवेटिंग हो, ठीक है, आम लोगों को मोटिवेशन दे। ऐड हुआ करते थे, तो समझ में आया। ऑडियो के अंदर गवर्नमेंट ने ऑडियो में क्या किया, ट्रांजिस्टर्स यूज किए कि भाई ट्रांजिस्टर के थ्रू हम अवेयरनेस फैलाएंगे। विजुअल में क्या काम किया, विजुअल के अंदर सिनेमा हॉल या जो भी जहां जहां चीजें हो सकती थी वहां एड के थ्रू अवेयरनेस फैलाना। और प्रिंट मीडिया, क्या प्रिंट मीडिया तो आज भी यूज करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखा होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो ना, दीवार पूरी की पूरी पेंट हो रही होती है, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार लिखा हुआ देखा होगा आपने सब जगह, ठीक है। और ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्वास्थ्य रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन दीवारों पर लगी होती थी या पोस्टरों पर लगी होती थी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इतना ही नहीं, आप अगर रेलवे टिकट खरीदने जाते हो तो रेलवे टिकट पर एक साइड टिकट होती थी, एक साइड उसका ऐड होता था गवर्नमेंट का कि हम दो हमारे दो। इतना ही नहीं, आप अगर डाक की टिकट खरीदते थे, पहले हम लोग लेटर लिखते थे, लेटर लिख करके पोस्ट ऑफिस में उसमें टिकट लगा करके चिपका करके तब पोस्ट ऑफिस में डाला जाता था, तब कुछ दिनों के अंदर वो जहां पहुंचाना होता था वो पहुंचता था, सोचो, ठीक है। फोन के लिए मुझे याद है एसटीडी हुआ करती थी, ठीक, घर पे तो नहीं हुआ करते थे, तो वो घुमाने वाले फोन हुआ करते थे, तो लाइन लगती थी, भाई तेरा नंबर आएगा, बहुत रुक जा अभी बैठ ले, तो लाइन के लिए सीटें पड़ती थी, भाई बेंच डाल देते थे कि भाई एसटीडी की लाइन लग रही है, आपका नंबर आएगा तब आपको फोन करने को मिलेगा, ठीक है।
समझ रहे हो? हाँ, बड़ा मतलब चीजें होती थी। फिर लोकल फोन वाला कंसेप्ट आया, तो लोकल सिक्के रखा करते थे, ढूंढ ढूंढ करके सिक्का डाला, भाई बात करना चालू कर दी। अरे बंद होने वाला, जल्दी सिक्का डाल, दूसरा सिक्का डाल। मतलब क्या, मतलब जमाना था मस्त। और आज देखो क्या है, जितना हम एडवांस होते जा रहे हैं उतना ही हम अकेले भी होते जा रहे हैं, रियलिटी है, ठीक है। वो जमाना मतलब मजेदार था कि एसटीडी पे पहुंच गए तो 2 घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं, ठीक है। तो वही फोन करने जा रहे हैं, 2 घंटे निकल जाते थे। मतलब एक मतलब गजब ही जमाना था। तो ऑडियो, वीडियो, विजुअल, प्रिंट मीडिया। फिर न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए, न्यूज़पेपर में ऐड आना चालू हुए, ठीक है। जितने भी रेलवे टिकट होते थे, डाक टिकट होते थे, जहां जहां गवर्नमेंट की चीजें होती थी, वहां पर प्रिंट के माध्यम से गवर्नमेंट ऐड करके बताना चाहती थी, या यही प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन दी जाती थी। समझ में आ गया? तो ये तरीके थे, ऑडियो, वीडियो, प्रिंट मीडिया। क्लियर है बिल्कुल? इसके अलावा बहुत सारे एनजीओ भी होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, नॉन प्रॉफिटेबल होती हैं, ठीक है। इनका काम था जगह जगह, यही एनजीओ होते हैं ना, ठीक है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, ये करती है वो नुक्कड़ नाटक या जगह जगह जाके लोगों को अवेयर करना, ठीक है। इसके अलावा इतना ही क्या इस प्रोग्राम में आता ना, ये प्रोग्राम कहता है कि यहां पर पेरेंट्स का भी रोल होना चाहिए बच्चों को इसके रिलेटेड समझाने के लिए, क्लोजली रिलेटिव्स का भी रोल होना चाहिए, टीचर्स का भी रोल होना चाहिए, और फ्रेंड्स का भी होना चाहिए। पर कलयुग इतना खतरनाक है, लोग इतने दुष्ट हो चुके हैं, तो इसमें मेन रोल प्ले करना चाहिए आज की डेट में पेरेंट्स को, और तो सब कचड़ा है, ठीक है। समझ रहे हो? पेरेंट्स सबसे मतलब सबसे अगर अहम भूमिका निभानी चाहिए तो पेरेंट्स को, और बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक मतलब गैप जनरेट हो जाता है। समझ रहे हो? और ये बड़ा मतलब कह सकते हो कि इसका फायदा और लोग उठाते हैं, ठीक है। तो हमेशा मैं कहता हूं कि बच्चों का अगर कोई असली में फ्रेंड है, कोई दोस्त है, तो उसके पेरेंट्स ही हैं भाई, और कोई हो ही नहीं सकता। सारे के सारे अपॉर्चुनिस्टिक हैं, ठीक है, सारे के सारे मतलबी लोग हैं, ठीक है, फायदा उठाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो? तो अब जब भी हम बात करते हैं सेक्स की, जब भी हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जब भी हम बात करते हैं मतलब ऐसी चीजों की, तो सोचो लोगों का थॉट प्रोसेस कहां जाता है, कितना गलत चला जाता है, ठीक है। तो पेरेंट्स के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तब भी कहती है कि क्लोजली रिलेटिव हैं जो अच्छे हैं अगर, तो उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। टीचर अगर अच्छे हैं तो उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर अच्छा है तो अवेयरनेस में उसको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। चारों का नाम पूछा जा सकता है। फिर गवर्नमेंट कहती है, ये प्रोग्राम कहता है आरसीएच, कि इसमें स्कूल्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर दुर्भाग्य, ठीक है, स्कूलों में फिजिक्स का टीचर अगर एक पैराबोला कोई कर बनाता है तो उसी पर लोग पता नहीं क्या क्या, उसने थोड़ा सा भी टर्म यूज कर दिया उसने, ठीक है, तो पता नहीं कुछ भी चालू हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि टीचर ही सीरियस नहीं है तो बच्चा कहां से सीरियस हो जाएगा? आप समझ रहे हो? तो पर अब आकर के ये बहुत, अब बाद में आकर के गवर्नमेंट ने आगे आकर के 11th भी नहीं 12th में आकर के सेक्स एजुकेशन को, ठीक है, एनसीईआरटी के सिलेबस में ऐड किया, अब 12th में आकर के, ठीक है। जबकि होना चाहिए था 10th में, पर 12th में ऐड कर रहे हैं, 11th में भी नहीं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स शुड ऑल्सो बी इनकरेज्ड, ये प्रोग्राम बोलता है आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो बेसिक समझ में आया? क्वेश्चन आएगा कि डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की? समझ रहे हो? डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, ये आपको बताना चाहिए। दूसरा ध्यान रखना है, पहली बार किस कंट्री ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था? आपको बोलना है इंडिया। कब लॉन्च किया था? 1951 में, ठीक है। इस प्रोग्राम को मॉडिफाई किस फॉर्म में किया? आप बोलोगे आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या थे? आप बोलोगे पहला ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए किस किस का इसमें यूज होना चाहिए? आप बोलोगे ऑडियो, वीडियो, प्रिंट मीडिया। किसने पार्टिसिपेट करना चाहिए? गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए? आप बोलोगे पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, टीचर का, क्लोजली रिलेटिव का, ठीक है। क्या स्कूल को भी इसमें मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए? यस, ठीक है, उसको भी, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो अब कर रहा है 12th स्टैंडर्ड पर आकर के, ठीक है। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब मैं बात करूंगा, ये तो अवेयरनेस हो गई। अब किस चीज की अवेयरनेस? असमें आज हम बात कर रहे हैं ऑडियो, वीडियो, प्रिंट मीडिया, ये किस चीज की अवेयरनेस, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है अवेयरनेस वाले? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अवेयरनेस, की मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। कहीं एक प्यूबर्टी का टाइम आता है, वही 12 साल वाली उम्र, 12-13 साल वाली उम्र, ठीक है, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होती है। वो बच्चा अगर अवेयर नहीं है, ठीक है, वो जानता नहीं है,
तो अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा हो क्या रहा है। आप समझ रहे हो ना? ये अचानक से सीमन का प्रोडक्शन, वो जानते नहीं सीमन क्या होता है, ठीक है, तो वो कहीं डर जाएगा, उसका फायदा कुछ और लोग उठाएंगे, समझ रहे हो? वो समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि पेरेंट्स से उसने दूरी बना रखी है, ठीक है, समझ रहे हो? उधर फीमेल की बात करते हैं तो और भयानक दृश्य नजर आता है, क्योंकि अगर अगर पेरेंट्स कांटेक्ट में नहीं है, पेरेंट्स उसको अवेयर नहीं करते, अगर ये माँ का फर्ज होता है, ठीक है, अगर माँ उसको अवेयर नहीं करती कि बेटा समय आने के बाद ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत टेंशन में कि ब्लीडिंग हो कहां से रही है, इसका कॉज क्या है, बहुत सारी चीजें, तो इससे वो मेंटली शॉक में भी जा सकते हैं बच्चे ऐसे। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि 10th स्टैंडर्ड पर ये एजुकेशन होनी चाहिए, पर इमेच्योरिटी इमेच्योरिटी की वजह से ये 10th स्टैंडर्ड पर नहीं है। अभी केस भी सुने होंगे, एक टीचर का केस सुना होगा आपने, ठीक है, शायद कानपुर का केस था, ठीक है, एक बच्ची, मतलब अवेयरनेस दोनों जगह चाहिए, ठीक है, आप समझ रहे हो? बच्चों को भी अवेयर होना पड़ेगा, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, ठीक है, आप समझ रहे हो? क्योंकि जहां रक्षक होता है वहीं भक्षक भी होता है, ठीक है, तो दुनिया का कोई भरोसा नहीं कौन क्या है कैसे है, तो आपको खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है, समझदार होना पड़ेगा। और मेन आपका जो, मतलब अगर कोई सच्चा दोस्त है तो पेरेंट्स ही हैं भाई, और कोई नहीं है, मानो या ना मानो, और कोई है नहीं। कई बच्चे पेरेंट्स के लिए मतलब कंप्लेंट करते हैं, पर इसके अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अवेयरनेस समय पर होनी बहुत जरूरी है, जो आरसीएस प्रोग्राम चाहता है, ठीक है। एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंज, जैसे ही एडोलसेंस आती है आपके अंदर, वही 13 से 18 साल वाली उम्र जो होती है, बड़ी खतरनाक उम्र होती है, इसमें चेंजेस होते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं, बड़ा खतरनाक चेंजेस होते हैं। तभी तो कहते हैं जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो इसी उम्र में होते हैं, आप समझ रहे हो? तो बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से टैकल करना चाहिए वही 13 साल से 18 साल के बीच में। बच्चा या तो बन जाता है या बिगड़ जाता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इस उम्र के अंदर, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, हर चीज करने का उसका होता है, चाहे सुट्टा मारना, चाहे तम्बाकू खाना, समझ रहे हो, कुछ भी किसी भी फील्ड में कहीं भी मुड़ सकता है वो, ड्रग्स लेना। तो ये बहुत खतरनाक उम्र होती है, इसमें समझदारी बहुत जरूरी है, ठीक है। एडोलसेंस और उसमें होने वाले चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, ठीक है भाई, आप रोक तो नहीं सकते हो पर अवेयर तो कर सकते हो कि अगर सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं होंगे तो परिणाम बड़े घातक होंगे। सर क्या घातक होंगे? एड्स जैसी खतरनाक बीमारी जिसमें मृत्यु, डेथ निश्चित है, समझ रहे हो? दूसरा, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और कई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज तो क्यूरेबल ही नहीं है, समझ रहे हो, ट्रीटेबल ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर सेफ और सेक्सुअल हाइजेनिक प्रैक्टिस, सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है, तो ये बीमारियां मतलब इंसान की डेथ का कारण बन सकती हैं। तो इन सब चीजों को ऑब्जेक्टिव बना करके इसकी अवेयरनेस की गई, ऑडियो, वीडियो, प्रिंट मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसमें पार्टिसिपेट किया पेरेंट्स ने, क्लोज रिलेटिव ने, फ्रेंड्स ने, ठीक है, और टीचर्स ने। हाँ, गवर्नमेंट कहती है स्कूल को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया? एक बच्चा कह रहा हाइजेनिक मीन्स, अरे यार साफ सुथरी, हाइजेनिक, ठीक है, हाइजीन, ये समझ में आया? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंस, उसमें होने वाले चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड एड्स जैसी भयानक बीमारियां अगर ध्यान नहीं रखा गया तो। एक बात क्लियर हो गई, ठीक है? मैं बिल्कुल याद करा दूंगा एनसीईआरटी की एक लाइन, बस आपको समझनी है, ध्यान से सुनना है और हर चीज को कनेक्ट करना है, जोड़ते जाना है, ठीक है? चलो समझ में आ गया। प्रॉपर इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड अबाउट दिस। अब इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए स्ट्रेटेजी क्या अपनाई, आरसीएच की स्ट्रेटेजी क्या थी? अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो आरसीएच ने स्ट्रेटेजी अपनाई, देखो उसने क्या काम किया कि भाई सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कहां होती हैं, दो ग्रुप में हो सकती हैं, या तो मैरिजेबल एज ग्रुप हो, भाई मैरिजेबल एज ग्रुप है, ठीक है, यहां सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होंगे, आप समझ गए ना मेरी बात? हाँ, ठीक है। तो पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल जो फर्टाइल कपल हो गए, या मैरिजेबल एज ग्रुप के जो लोग हैं, यहां सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने इन दो को ही टारगेट किया। किसको टारगेट किया? फर्टाइल कपल, ठीक है, और मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग, भाई इनको टारगेट करो, इनको समझाओ कि गलती नहीं करना, गलती करोगे तो ये परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट समझ में आ गया किसको टारगेट किया?
स्ट्रेटेजी के अंदर दो लोग आ गए, ठीक है, फर्टाइल कपल और मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग। पहला, अब क्या अवेयर करना है, क्या समझाना है, आप समझो। पहला था कि भाई ठीक है, कि गवर्नमेंट किस किस टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस प्रोवाइड कराती है, ठीक है, कौन कौन से फ्री ऑफ कॉस्ट हैं मार्केट में, अगर परचेस करना है तो कौन सा आप परचेस कर सकते हो, अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसका पूरा इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम में आता है कि भाई इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं, कई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कराती है इंजेक्शंस की फॉर्म में, समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब टैबलेट्स की फॉर्म में गवर्नमेंट देती है, ठीक है, या जैसे इम्प्लांट की फॉर्म में गवर्नमेंट देती है, कुछ कॉस्टली है गवर्नमेंट नहीं देती, बात भाई गवर्नमेंट देती है, ठीक है, समझ रहे हो ना, हाँ, इनकी अवेयरनेस, ठीक है। फिर भी मान लो भाई आप अवेयर हो और बेबी कंसीव करना चाहते हो, तो अपनी स्वेच्छा से तभी बेबी कंसीव करोगे जब आप चाहते हो, ऐसे नहीं कि बस चाहते नहीं है फिर भी बेबी कंसीव हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, तो इसको आप यूज करोगे, गवर्नमेंट के इसको यूज करो, जिससे कि जब आपका मतलब समय है, जब आप लगता है कि बेबी को आप मतलब कर सकते हो उसका अच्छे से लालन पालन, ठीक है, तो आप उसको कंसीव करो, ठीक है। फिर जब बेबी कंसीव करता है कोई मदर, करती है कोई मदर, तो उसकी केयर कितनी जरूरी है। अगर मदर की केयर नहीं की गई, उस समय खाने पीने का ध्यान नहीं रखा गया, तो बेबी को क्रिटिनिज्म जैसी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। अगर मदर का ध्यान नहीं रखा गया तो बहुत सारे रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, डोमिनेंट डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो फीटस होता है वो एक पैरासाइट होता है, पैरासाइट समझते हो, ठीक है, यानी माँ के ऊपर इतना ज्यादा बताया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया मैंने, ठीक है, टोटली उसको सब यूटिलाइज कर लेता है, तो माँ की डेथ तक हो सकती है, समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ। तो इस समय प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर की केयर की इंपॉर्टेंस इस प्रोग्राम के अंतर्गत आती है कि पता होनी चाहिए हर किसी को, ठीक है। अगला, ठीक है, फिर पोस्ट नेटल केयर, भाई बच्चा कंसीव कर लिया, मदर की केयर कर ली, तो अब बच्चे के जन्म का समय आ गया, जन्म के बाद माता की और उस न्यू बॉर्न की केयर कितनी जरूरी है, ठीक है, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ये पूरी पता होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से प्रचार करती है, ऐड करती है कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे की हेल्थ के लिए कितना जरूरी है, तो बच्चे का तो हेल्थ छोड़ो, माँ की हेल्थ के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी है। जो मदर अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते, ठीक है, उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एज, एक पर्टिकुलर एज पर, ठीक है। वैसे तो आज की डेट में मतलब यंगर्स को भी ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो आप समझ रहे हो, तो लेट एज में इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा हो सकती है, तो इसकी भी अवेयरनेस इस प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, RCH, क्लियर है बिल्कुल। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो पहला स्टेप मैंने बताया कौन कौन से मेथड आप यूज कर रहे हो, दूसरा स्टेप मैंने बताया केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, और तीसरा मैंने मेथड बताया यहां पर पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, क्लियर है। तो अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ, ठीक है, मदर एंड चाइल्ड। अगला बताया इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, सब जुड़े हुए, मैंने लाइन को जोड़ा है, कनेक्ट किया है। सबसे पहली लाइन क्या बनाई मैंने कि भाई पहले तो बेबी कंसीव ही मत करो, ठीक है, आपको पता नहीं चाहिए ये डिवाइस है। फिर भी आपने कंसीव कर लिया तो मदर की केयर कितनी जरूरी है, मदर की केयर कर ली, बच्चा हो गया, ठीक है, तो बच्चे की और मदर की मतलब पोस्ट नेटल केयर कितनी जरूरी है, ठीक है, उसमें ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए आपको, हर चीज जुड़ी हुई है, ठीक है। चलो बच्चा हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, पर पहला बच्चा लड़की हुई, ठीक है, अब चाहती लड़के की, हो गई लड़की, नहीं भाई प्रेशर है ऊपर घर से कि एक लड़का तो चाहिए, दूसरी फिर लड़की हो गई, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, दो लड़की को भी संभाल लेंगे, पर लड़का तो चाहिए, फिर लड़की हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हम तीन लड़कियों का भी लालन पालन कर लेंगे, पर लड़का तो चाहिए। अब लड़के की चाहत में लड़कियों की लाइन लग गई, तो गलत है ना भाई, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, चाहे मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, ठीक है भाई। पता है ना आपको, बुढ़ापे पर ना तो लड़का साथ देता ना लड़की साथ देती, ठीक है, तो लड़की ससुराल चली जाएगी, लड़का अपनी बीबी के, समझ रहे हो ना क्या होता है, पल्लू में बंध के कहीं निकल निकल लेगा। और अगर साथ देना होगा तो लड़की भी ससुराल में बैठ करके अपने, ठीक है, पेरेंट्स का साथ दे देगी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दो भाई, आप समझ रहे हो, क्या फर्क पड़ता है लड़का है लड़की, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब दहेज प्रथा धीरे धीरे रिड्यूस हुई, ठीक है, अब हो रही है, लोग अवेयर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है कि लड़के हो या लड़की हो उनको बराबर की,
ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है, गवर्नमेंट भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है सब जगह जाकर के, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज इस प्रोग्राम में आती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जनसंख्या को भी तो रोकना है। अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, गवर्नमेंट इसको प्रोग्राम को लॉन्च नहीं करेगी, तो लोग क्या करेंगे, लड़के की चाहत में लड़कियां लाइन लग जाएगी, तो भी जनसंख्या तो बढ़ रही है ना, उसको भी तो कंट्रोल करना है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, और साथ में अवेयर भी करना है कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो प्रकृति के अंदर रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, जनसंख्या ज्यादा होगी। अब वही सिंपल सी बात है, पेरेंटल केयर कहां अच्छी ज्यादा होती है, एक माता पिता के एक या दो बच्चे हैं और एक माता पिता के 10-12 बच्चे हैं, तो कौन अच्छा पेरेंटल केयर कर लेगा, कौन अपने बच्चों को आईएएस पीसीएस बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंचा पाएगा, कौन अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा पाएगा जहां नंबर ऑफ ऑफिसरिंग कम होंगे। नेचर में भी तो एम्फीबिया तक पेरेंटल केयर नहीं मिलती क्योंकि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा हैं, पर जैसे रेप्टाइल्स में एंटर करते हैं तो पेरेंटल केयर मिलती है क्योंकि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम हो गए। तो जैसे जैसे बच्चे कम होते चले जाते हैं पेरेंटल केयर बढ़ती चली जाती है और इवोल्यूशन होता चला जाता है। ये तो इवोल्यूशन है भाई, इवॉल्व होना है, अपनी आगे की जनरेशन को अपने से बेहतर बनाना है, तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम रखने पड़ेंगे। ये पूरा इस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है और नेचुरली भी ये चीज समझनी चाहिए, ठीक है, अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, तो ये सारी कनेक्टेड चीजें, और सोशल अवेयर लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, जो भी मतलब क्राइम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है, इसके तहत ही तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, गुड टच बैड टच, गुड टच बैड टच, छोटे बच्चों को अवेयरनेस चाहिए कि ये गुड टच है एक बैड, छोटा बच्चा मासूम इनोसेंट, उसको क्या पता क्या गुड है क्या बैड है, ठीक है। अब जो खुरापाती लोग हैं जिनके दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है, अब उनके दिमाग में क्या खुरापात चल रही है, समझ रहे हो ना, तो छोटे बच्चों को अवेयर किया जा रहा है, ठीक है, मैंने सेक्स रिलेटेड जितने भी क्राइम होते हैं तो वो भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत ही आते हैं। समझ में आ गया स्ट्रेटेजी क्या यूज की, सबसे पहले डेफिनेशन मैंने बताई, फिर मैंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बताया आपको कब लॉन्च किया, मॉडिफिकेशन आरसीएस बोलते हैं इसको, फिर मैंने बताया आरसीएस के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, अवेयरनेस, किस चीज की अवेयरनेस, ठीक है, वो बताया मैंने भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, एडोलसेंस और उसमें होने वाले चेंजेस, ठीक है, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, ठीक है, अगर नहीं होती हैं तो पता होना चाहिए कि एसटीडी और एड्स जैसी भयानक बीमारियां, उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या बनाई भाई, पहले दो ग्रुप को सिलेक्ट किया हमने, मैरिजेबल एज ग्रुप को और फर्टाइल ग्रुप को, इनको सेलेक्ट कर लिया हमने, उनको बताया कि भाई ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, मेथड है, इनको यूज करना है जिससे बिना मतलब आप बेबी कंसीव ना करो, ठीक है, फिर भी अगर बेबी कंसीव करते हो तो मदर की केयर कितनी जरूरी है, पोस्ट नेटल यानी बच्चे जन्म लेने के बाद मदर और चाइल्ड की केयर कितनी जरूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहली लड़की हो गई तो दूसरा भी लड़का की चाहत में लड़कियों की लाइन लगा रहे हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो समस्या सबके संग आने वाली है, समझ रहे हो। और लास्ट में मैंने बताया कि सेक्स रिलेटेड जो क्राइम होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, उसकी अवेयरनेस। यहां तक कोई डाउट है बेटा, ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है, स्ट्रेटजी तक, स्ट्रेटजी तक कोई डाउट है किसी को? परफेक्ट, मतलब पूरा मैं याद कराना चाह रहा हूं एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके माइंड में सेट, बहुत सही, नो सर, ठीक है। अब बात आती है, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हमने, ठीक है, स्ट्रेटजी बना ली, अब क्या उस स्ट्रेटजी का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल है? तो अब सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन भी तो करना है, ये तो भाई बना लिया हमने, इंप्लीमेंटेशन कैसे करोगे इसका? तो इंप्लीमेंटेशन करने के लिए अब आ जाओ, इंप्लीमेंटेशन की बात करता हूं, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, हर गांव गांव के अंदर क्लिनिक बनाने पड़ेंगे, ठीक है, क्लिनिक हॉस्पिटल जो भी है गांव गांव के अंदर, स्कूल्स बनाने पड़ेंगे गांव गांव के अंदर, ठीक है, तो ये पहला इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, जैसे मुझे याद है मेरे गांव में, ठीक है, क्लिनिक नहीं हुआ करता था, स्कूल भी नहीं हुआ करता था, स्कूल भी दूर था, फिर कुछ लोगों ने स्कूल बनवाया, 4-5 कमरे का स्कूल, ठीक है, स्कूल खाली रहा था उसमें भैंसें बनती थी आकर के, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ भैंस हैं, लोग अपने खाली पड़े हैं कमरे यूज कर लो, किसी ने उसमें भूसा भर दिया, किसी ने अपने जानवर बांध दिए, ठीक है, तो वो भी नहीं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनवा दिया, ठीक है, और वो समझ रहे हो बना किस चीज के लिए यूज, कहीं कहाँ हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्या होना चाहिए, वहां पर प्रोफेशनल एक्सपर्टी को भी आपको रखना पड़ेगा।
आपने हॉस्पिटल बनवाए तो वहां डॉक्टर्स को भेजो भाई, तभी तो इलाज होगा। आपने हॉस्पिटल बनवा दिए, डॉक्टर ही नहीं है वहां पर, कोई डॉक्टर जाना ही नहीं चाहता। अब मैं तुमसे कहूं, ठीक है, कि बेटा आपको गांव में जाकर के डॉक्टरी करनी है, ठीक है, आप जाओगे ना? हम तो दिल्ली रहेंगे, हम तो बॉम्बे रहेंगे, हम तो बैंगलोर रहेंगे, हम तो बड़ी सिटी में जाएंगे। सर कैसी बात कर रहे हो, गांव में थोड़ा ना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पर गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि भाई डिग्री तभी मिलेगी तुम्हें, इतने टाइम तक गांव में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीजें जरूरी है, तो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज वहां पर होने चाहिए, तभी एक्चुअल में चीजें सही डायरेक्शन में जा पाएंगी। ठीक है भाई, हमने हॉस्पिटल खोल दिया, हमने डॉक्टर भी बिठा दिए, मरीज आ रहे हैं, और डॉक्टर कह रहा है हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, समझ? तो क्या कुछ हुआ? जीरो। ढाक के 3 पात, जीरो का जीरो कर दिया आपने। भाई मेटेरियल सपोर्ट हो तभी तो आप कर पाओगे। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल एक्सपर्टी और मेटेरियल सपोर्ट। अगर मेटेरियल सपोर्ट नहीं है तो सब बेकार है, समझ रहे हो? तो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए, क्लियर है बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल एक्सपर्टी एंड मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए। क्लियर है? इससे क्या फायदा होगा? अब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर नॉर्मल क्या जनरल प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, जनरल प्रॉब्लम देखोगे क्या क्या मिलेंगी? प्रेगनेंसी, भाई हर कोई बेबी कंसीव कर रहा है, गांव हो देहात हो, ठीक है, मतलब कई जगह तो ऐसी है जैसे गांव में कहीं कुछ क्लिनिक ही नहीं है, गांव से 10 किलोमीटर दूर कस्बा बना हुआ है, वहां वो क्लिनिक है। आप सोचो, अगर कोई प्रेग्नेंट है और लिवर पेन इंड्यूस हो रहे हैं तो 10 किलोमीटर ले जाने के लिए भी कच्चा रास्ता, बैलगाड़ियां चलती थी उस समय, याद है मुझे, ठीक है। 3 किलोमीटर का हमारे गांव का रास्ता होता था सड़क तक पहुंचने के लिए, बैलगाड़ी पर आना पड़ता था। बैलगाड़ी समझते हो ना, इंजन नहीं होता था, लकड़ी की गाड़ी, उसमें 2 बैल लगा देते थे, तो बैल धीरे 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 धीरे, सोचो 3 किलोमीटर का रास्ते को आप कम से कम 40-50 मिनट में कवर कर रहे हो, 3 किलोमीटर मात्र, जब बैलों को भगा भगा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। तब सड़क तक पहुंचते थे, सड़क पर वो गाड़ियां आती थी, गाड़ियां बिठा कर तब आप कस्बे तक जाते थे, ठीक है, तब जाकर के वो इलाज होता था, ठीक है। तो आप समझ, ऐसी स्थिति में तो खतरनाक कंडीशन हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रेगनेंसी, डिलीवरी बहुत बड़ी समस्या है, एसटीडी, गांव के सीधे साधे लोग तो जानते नहीं एसटीडी होती क्या है, ठीक है। अगर बीमार हो जाएंगे, समझ रहे हो, किसी को बता ही नहीं पाएंगे वो तो, ठीक है। डिलीवरी, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, एबॉर्शन, ठीक है, बेबी कंसीव कर लिया, अबॉर्ट तो कराना जानते ही नहीं है वो, कहां जाएंगे अबॉर्ट कराने के लिए, शर्म की वजह से मर जाएंगे वो, ठीक है। समझ लो, कॉन्ट्रासेप्शन, वो जानते नहीं है कि क्या क्या मेथड है, क्या क्या चीजें यूज होती हैं। तो प्रोग्राम के लोगों ने जगह जगह हॉस्पिटल खोले, तो लोग जाते हैं, जो लेडीजें होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां की जो लेडीजें होती हैं घरों में, उनसे मिलती हैं, उनको अवेयर कराती हैं चीजों के बारे में, समझ रहे हो? तो उस समय लोग घूंघट, समझ कि बड़ा मतलब टिपिकल चैलेंज है भाई गवर्नमेंट का, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब टेलीविजन नहीं हुआ करते थे, ठीक है। और आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां वास्तव में चैलेंजेस हैं, ठीक है। इसके अलावा मेंसुरल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी एटसेट्रा, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इन कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल एक्सपर्टी, मटेरियल सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, नहीं तो भाई पॉसिबल नहीं है। आई या नहीं आई? सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन तक समझ में आया कि गवर्नमेंट को क्या इस प्रोग्राम में ऐड किया है सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए? एड्स एंड एसटीडी में क्या डिफरेंस है? एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, उसमें एक प्रकार है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, समझ रहे हो, उसी का एक मतलब समझ रहे हो, एक एग्जांपल है एसटीडी, समझ रहे हो ना? हाँ क्लियर, हाँ चलो क्लियर है बीएमएस सर। अब बात आती है इंप्लीमेंटेशन हो गया, क्या इतना सफिशियंट है? ना, सफिशियंट नहीं है। आपको समय समय पर नई नई रिसर्च करने पड़ेंगी, नई नई चीजें लाने पड़ेंगी, नए नए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लाने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो, एक ही चीज से थोड़ा काम चलेगा, समझ रहे हो? हाँ बेटा, टाइम टाइम पर चीजें को रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, तब वो चीज जरूरी है, ठीक है। तो आगे जाकर के क्या था? इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक, ठीक है। अब एक टेक्निक नो डाउट साइंटिस्टों ने लेकर के भी है, एमनियोसेंटेसिस, टेक्निक का नाम था एमनियोसेंटेसिस। ये बहुत बड़ी कारगर टेक्निक थी, क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स लेट एज में मैरिज हो रही है कहीं पर, तो एबनॉर्मल बेबी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती थी, ठीक है। और अगर बेबी एबनॉर्मल हो जाता है, उसमें कोई ना कोई सिंड्रोम खतरनाक होता है, तो उसका लालन पालन इतना आसान नहीं है भाई, ठीक है।
तो ऐसे बच्चों को समय से पहले अगर आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ भाई ये बेबी एबनॉर्मल है, तो उसको अबॉर्ट करा दिया जाए, ज्यादा बेटर है, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। ठीक है, तो इसके लिए साइंटिस्टों ने टेक्निक खोजी, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस समझना, एमनियोसेंटेसिस क्या होती है? एमनियोसेंटेसिस बस समझो। ठीक है, ये क्या करते हैं? परफॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू ऑब्टेन एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। इससे हम क्या पता लगाते हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का पता लगाते हैं। ठीक है, फीटस को कोई इंफेक्शन तो नहीं है, इसका पता लगा लेते हैं इस टेक्निक के थ्रू। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी और फीटस के इन्फेक्शन का हम पता लगा सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू, समझना। ठीक है, पहले टेक्निक समझाता हूं मैं, तब आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये टेक्निक करते क्या है? टेक्निक के अंदर अगर यूट्रस के अंदर कोई फीटस है, तो आप जानते हो फीटस धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके स्किन के सेल इस फ्लूइड में ही इकट्ठे होते रहते हैं। जो स्किन के सेल होंगे टूट टूट के इस फ्लूइड में ही तो इकट्ठे हो जाएंगे, इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया मैंने आपको, एमनियोटिक फ्लूइड में ही ये सेल्स इसके बॉडी के ब्रेक होकर के यहां पर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में ये सेल सारे के सारे एक्यूमुलेट होते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, डॉक्टर क्या करते हैं? धीरे से इंजेक्शन के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू, अल्ट्रासाउंड से हम पता लगाते हैं कि निडल जा कहां रही है हमारी। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू फ्लूइड को सक कर लेते हैं। ये एमनियोटिक सेल भी इस फ्लूइड में आ गए। और भाई एमनियोटिक सेल बॉडी का ही तो सेल है, और हर सेल के अंदर आप जानते हो 46 क्रोमोसोम होंगे। 46 क्रोमोसोम में आप जानते हो 44 तो ऑटोसोम होंगे, और एक्स एक्स या एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होंगे, टोटल 46 हो गए। तो इससे क्या हुआ भाई? टेक्निक बनाई गई थी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पता करने के लिए। हमने एमनियोटिक फ्लूइड से इन सेल्स को निकाला, सेल्स को निकाल करके इनमें क्रोमोसोम की स्टडी की, क्या कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है क्रोमोसोम के अंदर? अगर क्रोमोसोम के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है तो बच्चा भी तो एबनॉर्मल हो जाएगा। हम नहीं चाहते कोई बेबी एबनॉर्मल हो। ठीक है, तो अगर एबनॉर्मल बेबी है, इन क्रोमोसोम से आइडेंटिफाई हो रहा है, समझना मेरी बात, तो उसको एबॉर्ट करा देना ज्यादा समझदारी का काम है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। ठीक है, तो ये टेक्निक कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू आप क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। किस वीक में सेफ है भाई? 14 से 18 वीक ये सेफ है। इससे ज्यादा करते हो और बच्चा एबनॉर्मल है तो अबॉर्ट कराओगे तो मदर के लिए भी डेंजरस है। तो सेफ 14 से 18 वीक तक की जो टाइम लिमिटेशन है, इसमें करा लो तो ज्यादा सेफ। ठीक है, सेफ है। किस भाई किस टाइप की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी? डाउन सिंड्रोम, इस टेक्निक से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हीमोफीलिया, आप इस टेक्निक से पता लगा सकते हो। सिकल सेल एनीमिया, इस टेक्निक से पता लगा सकते हो। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो आज की डेट में बड़ी खतरनाक है। ठीक है, बहुत सारे इसके केस देखने को मिल रहे हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों के अंदर। ठीक है, इसका इंजेक्शन भी बनाया है साइंटिस्टों ने, लगभग कुछ करोड़ रुपए इसकी कीमत है। ठीक है, 5 करोड़ या कितना। ठीक है, पर उस शर्त है वो इंजेक्शन जन्म लेने के 1 साल के अंदर अंदर लग जाना चाहिए, तो वो कारगर है। और 1 साल से ऊपर निकल रहा है तो वो कारगर भी नहीं है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। ठीक है, तो सब जेनेटिकल डिसऑर्डर है, तो इनका समय से पहले पता लग जाना बहुत जरूरी है, जिससे कि उनका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। नहीं तो ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो? तो इस टेक्निक का बहुत उपयोग है इसके अंदर, मतलब पता लगाने के लिए। पर लोगों ने क्या किया? इसको दुरुपयोग किया। दुरुपयोग क्या किया? इसका मिसयूज। ठीक है, इसका मिसयूज क्या किया? क्योंकि इससे आप सेक्स क्रोमोसोम को भी तो आइडेंटिफाई कर रहे हो। भाई आप ये भी पता लगा लोगे लड़का है कि लड़की। आप समझ रहे हो? लड़की है मार दो कोख में ही, लड़का है तो भाई लड्डू बढ़ जाने दो। ठीक है, डॉक्टर को भी देंगे 4-5 लाख रुपए, समझना। तो डॉक्टर को भी लालच आ जाता है कि लड़का बता दिया तो ठीक है, लड़की बता दी तो, समझ रहे ना मेरी बात? तो बड़ा झंझट है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका दुरुपयोग लोगों ने किया। क्या मिसयूज किया? कि लड़की है तो मार दो, इसलिए इसका मिसयूज किया हुआ। इट इज बीइंग यूज्ड टू किल द नॉर्मल फीमेल फीटस।
जो नॉर्मल फीमेल फीटस थे उनका मारने का सिलसिला चालू हो गया। इसको समझ रहे हो ना मेरी बात? फीमेल फिटिसाइड के केस बढ़ने चालू हो गए, ठीक है, इस टेक्निक से। तब इसी प्रोग्राम में इसको लीगली किया, लीगली बैन किया कि अगर कोई डॉक्टर किसी भी अल्ट्रासाउंड टेक्निक, किसी भी या एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के थ्रू किसी भी बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन करता है और पाया गया, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, जेल तक होगी, ठीक है, और पेरेंट्स को भी जेल होगी, पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसको स्टैट्यूटरी बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस, संवैधानिक तरीके से इसको बैन किया गया एमनियोसेंटेसिस को। किसके लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। एमनियोसेंटेसिस को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए बैन नहीं किया गया, बच्चा कंफ्यूज रहता है। एमनियोसेंटेसिस को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन किया गया कि आप इस टेक्निक का यूज सेक्स डिटर्मिनेशन में नहीं करोगे, हाँ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में करोगे, ठीक है, इसका मिसयूज नहीं करोगे, ठीक है। टू लीगली चेक इंक्रीज, किसको रोक रहा है? इंक्रीज, जो बढ़ते हुए फीमेल फिटिसाइड के केस हैं उनको रोकने के लिए इस गवर्नमेंट के प्रोग्राम ने ही इसको लीगली बैन किया। समझ रहे? स्टैट्यूटरी बैन, संवैधानिक तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाया। समझ में आया नहीं आया? हाँ, समझ रहे हो? इसके अलावा जो आरसीएच है वो मैसिव इम्यूनाइजेशन पर भी काम करता है, जो तुम देखते हो ना पूरे देश में, ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, पल्स पोलियो अभियान, ठीक है, हर बच्चे को वैक्सीन की गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, वो आरसीएच के वजह से ही दे रही है, मैसिव, बड़े लेवल पर इम्यूनाइजेशन, ठीक है। एंड सम प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन इन दिस कंडीशन, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस समझ में आया, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक, तो जगह जगह हम टाइम पर आते जा रहे हैं और नई नई टेक्निक को खोज करके इसमें इंप्लीमेंटेशन कराते जा रहे हैं। तो एमनियोसेंटेसिस उसी का एक परिणाम है, पर उसका मिसयूज बहुत हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, और फीमेल फिटिसाइड के केस बढ़ने चालू हो गए। तभी इस प्रोग्राम ने इसको संवैधानिक तरीके से प्रतिबंध लगाया, बैन किया कि भाई इसको आप मिसयूज नहीं करोगे, ठीक है, किसी भी फीमेल, नॉर्मल फीमेल बेबी का आप, समझ रहे हो ना मेरी बात, एबॉर्शन नहीं करा सकते। तो अब समझ में आया नहीं आया? सारे क्वेश्चन बनेंगे। इंप्लीमेंटेशन, मैसिव इम्यूनाइजेशन, एमनियोसेंटेसिस किसके लिए यूज करते हैं, कौन कौन से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हैं जहां पर एमनियोसेंटेसिस का यूज होता है, डाउन सिंड्रोम 4 ही याद रख लो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया, इनके लिए इसको हम करते हैं। मिसयूज क्या है? नॉर्मल फीमेल फीटस की डेथ, फिटिसाइड के केस का बढ़ना। कब तक सेफ है? ठीक है, आप बोल सकते हो 14 से लेकर 18 वीक तक सेफ है। और ये थोड़ा मैंने डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश की है कैसे करते हैं एमनियोसेंटेसिस। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है? सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ, ठीक है, आपको एडवांस और बेटर टेक्निक भी इसमें ऐड करने पड़ेंगे। यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल, एनसीईआरटी की तो मैं एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा, बहुत स्टोरी की फॉर्म में, बस तुम समझो इस चीज को, ठीक है। अरे छुट्टी कौन है? छुट्टी वाला, हाँ वही बच्चा है, एक ही बच्चा है छुट्टी। चलो, यहां तक समझ में आया? इतना समझ में आ गया कि आरसीएस काम कैसे कर रहा है, आरसीएस के अंतर्गत आता क्या क्या है। हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो आरसीएस बनाया मॉडिफाई करके, ये कहां काम कर रहा है? कहां दिखता तो है ही नहीं सर, अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत सारे और भी काम कर रहे हैं, और भी काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर साइंटिस्टों की बात करूं तो साइंटिस्ट इसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बना रहे हैं नए नए, ठीक है। देखो उस समय माला डी, माला एन के नाम से कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स आते थे, ठीक है, उस जमाने में, ठीक है। जगह जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बड़ी बड़ी दीवारों पर बड़े बड़े बैनर्स, ठीक है, माला डी, माला एन। पर अचानक से एक बाढ़ आई कैंसर की, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की, ठीक है, फीमेल्स के अंदर बहुत सारी फीमेल्स की डेथ हुई, ठीक है। तब बाद में मालूम पड़ा कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स थे ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो क्योंकि वो स्टेरॉयडल थे सारे के सारे, क्योंकि इनके अंदर क्या थे? सेक्स हार्मोन थे। तो स्टेरॉयडल, अब स्टेरॉइड्स को बॉडी में ज्यादा लिमिट से ज्यादा दोगे तो वैसे भी नुकसान करते हैं। सोचो इन गोलियों को तो रोज खाना पड़ता है, स्टेरॉयडल गोलियों को, तो आदमी को तो दिक्कत होगी ना, आदमी का मतलब जो इंसान को, ठीक है, दिक्कत होगी ना। तो सीधी सी बात है, फिर इन साइंटिस्टों ने, स्पेशली इंडिया के साइंटिस्टों ने, स्पेशली यूपी के साइंटिस्टों ने, यूपी में भी लखनऊ, सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, समझना ये बहुत पूछा जाता है,
एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाई सहेली के नाम से, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाई सहेली के नाम से फीमेल्स के लिए, ठीक है। कहां, किन साइंटिस्टों ने? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई लखनऊ के साइंटिस्टों ने, जिसका नाम क्या था? सहेली। सहेली के नाम से बड़ी फेमस हुई सहेली। खास क्या बात है सहेली की? सहेली की खास बात है ये नॉन स्टीरॉयडल है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स चल रहे थे, माला डी, माला एन, ये वो, ठीक है, सब स्टीरॉयडल थे, सबके अंदर सेक्स हार्मोन थे, समझ रहे हो, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जिनका साइड इफेक्ट तगड़ा है। साइड इफेक्ट तो सबका है वैसे, ठीक है, पर उनका साइड इफेक्ट बहुत तगड़ा था, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तब सहेली लॉन्च किया, जो पूरी दुनिया में फेमस हुई, ठीक है, क्योंकि नॉन स्टेरॉयडल है। कैसी है? नॉन स्टेरॉयडल, समझो। अगर मैं सहेली की बात करता हूं, सहेली कैसी है बेटा? नॉन स्टेरॉयडल है, नॉन स्टेरॉयडल, स्टेरॉइड्स नहीं है इसके अंदर, नॉन स्टेरॉयडल। नॉन स्टेरॉयडल है, नॉन स्टेरॉयडल है सहेली, नॉन स्टेरॉयडल है। क्लियर है बिल्कुल? सहेली नॉन स्टेरॉयडल है, पहली बात। इसमें स्टेरॉइड्स नहीं है, इसके अंदर एक केमिकल मिलता है सेंट क्रोमिन। इसमें क्या मिलता है? सेंट क्रोमिन। इसमें केमिकल मिलता है सेंट क्रोमिन, समझना मेरी बात, नॉन स्टेरॉयडल है, जिसमें सेंट क्रोमन मिलता है, आप समझना, क्रोमिन मिलता है, सेंट क्रोमिन, ठीक है, समझना मेरी बात। अब तुम्हें समझना पड़ेगा, इसको हफ्ते में एक बार लेना पड़ता है, ठीक है, वंस इन अ वीक, नहीं तो उन डेली वाली टैबलेट को तो रोज एक खाओ, रोज एक खाओ, ठीक है। तो नॉन स्टेरॉयडल है, वंस इन अ वीक इसको यूज करोगे। हफ्ते में एक बार लेना है, आप समझ रहे हो? हाँ, यूज्ड वंस इन अ वीक, हफ्ते में सिर्फ एक बार। जबकि उन सबको क्या करना था? आपको रोज लेना था, पर डे। तो इतना स्टेरॉइड आप पर डे खा जाओगे तो मर तो वैसे भी जाओगे। और नॉन स्टेरॉइडल है, सेंट क्रोमिन नाम का इसके अंदर केमिकल है, ठीक है। क्या करती है? प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन। सबसे क्वेश्चन आएंगे, ये कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है? प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। सर कैसे प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन को? समझाता हूं। अब देखो, नॉर्मल केस में क्या होता है, मान लो ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम पर रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर है। एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो क्या होगा? रिसेप्टर से बाइंड करते ही थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होगी। क्या होगी? थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम धीरे धीरे बनना चालू होगी, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। समझना, ये एस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है? थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम करा रहा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या काम करा रहा है? थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, समझ रहे हो? और अगर आपने ये गोली दे दी, इसमें सेंट क्रोमिन है, तो सेंट क्रोमिन क्या काम करता है? सेंट क्रोमिन ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ही चेंज कर देता है, मॉडिफिकेशन या मॉड्यूलेशन, ठीक है, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ही मॉडिफाई कर देगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ,
मॉडिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर, मॉडिफिकेशन कर देगा। क्या काम करता है? मॉडिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ये एंडोमेट्रियम है। तो सोचो, अगर आपने सेंटक्रोमिन खाया, सहेली खाई, तो सहेली खाने से क्या होगा? सहेली खाते ही आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर क्या कर देंगे? मॉडिफाइड हो जाएंगे। ये क्या कर देगा? एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉडिफाई कर देगा। अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉडिफाइड हो जाएंगे तो थिकनिंग हो पाएगी? नो। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी? स्टॉप। थिकनिंग नहीं हो पाएगी, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं हो पाएगी, और थिकनिंग नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। समझ रहे हो? प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। इसीलिए ये इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन तभी हो सकता है जब एंडोमेट्रियम थिक होगी। और आपने अगर सहेली खा ली हफ्ते में एक दिन, वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक दिन, अगर एक दिन आपने सहेली खाई तो ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉडिफाई कर देगी। एस्ट्रोजन रिसेप्टर अगर मॉडिफाई हो गए तो इसकी थिकनिंग नहीं होगी, थिकनिंग नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो बढ़िया तरीका है ना, इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देगी। समझ रहे हो? नॉन स्टेरॉयडल है, रोज नहीं खानी, हफ्ते में एक दिन खानी है। तो इसलिए ये बड़ी मतलब मशहूर हुई, ठीक है, फेमस हुई भाई। तो साइंटिस्टों को भी प्रमोट किया गया। तो ये साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे सहेली पर, इस आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत ही कर रहे थे, क्योंकि इसकी फंडिंग आरसीएच ने दी थी। समझ रहे हो? समझ में आया आरसीएच काम कहां काम कर रहा है? बेटा, नेचुरल मेथड को छोड़ करके ऐसा कोई और, कॉन्डोम, सबके साइड इफेक्ट है। तभी तो बाद में जाकर के जब कॉन्डोम की डिस्कवरी हुई तो उसको बहुत प्रमोट किया गया। और एक्चुअल में अगर कहा जाए ना, एड्स के रुकने का मेन कारण वही था। नहीं तो एड्स बहुत बुरी तरीके से लोगों को मार रहा था, मतलब बुरी तरह से। समझ रहे हो? मतलब एड्स से होने वाली डेथ बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है। तो नेचुरल मेथड या बैरियर मेथड, इसको छोड़ करके सबके साइड इफेक्ट है, ध्यान रखो। कोई भी केमिकल बॉडी में डाल रहे हो, साइड इफेक्ट तो है, पर गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं है ना। गवर्नमेंट को मतलब है कि भाई जनसंख्या रुके। समझ रहे हो? यहां तक कि तुम्हें बताऊं, चाइना ने तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव गैसोपिल बनाई थी, कॉटन सीड के पाउडर, और मेल्स को दिए उसको, और मेल्स में परमानेंट स्टेरिलिटी हो गई। सोचो, ठीक है, लोग मतलब गवर्नमेंट किस हद तक जा सकती है। समझ में आया? हाँ। तो ये समझ में आया बेटा? तो सहेली ध्यान रखना है, सारी मैंने मैकेनिज्म भी बता दी है कैसे काम करती है। वंस इन अ वीक लेते हैं, ठीक है, यूज्ड वंस इन अ वीक, ठीक है। इंप्लांटेशन को रोकती है, सेंटक्रोमिन केमिकल होता है इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन कर देता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर का। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आरसीएस समझ में आया, आरसीएस कैसे काम कर रहा है, कहां काम कर रहा है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फाइनली आते हैं इंडिकेटर ऑफ इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। क्या इंडिकेटर है, कैसे पहचानोगे कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है? समझ रहे हो? हाँ। तो जो बातें मैंने बताई हैं उस सोसाइटी में अगर वो चीजें मतलब मिल रही हैं तो भाई हेल्थी सोसाइटी है। बेटर अवेयरनेस, इसमें क्वेश्चन नहीं आता, बस नॉलेज के लिए। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, अवेयर हैं लोग। इंक्रीज नंबर ऑफ, ठीक है, मेडिकेटेड असिस्टेड डिलीवरी, दाइबा का कंसेप्ट अगर नहीं है तो, ठीक है। बेटर पोस्टनेटल केयर, ठीक है, लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भाई पहले दाइमा होते थे, कोई हॉस्पिटल जाता ही नहीं, तो हॉस्पिटल होते ही नहीं थे, तो मैटरनल और फीटल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, इनके मरने की दर बहुत ज्यादा थी। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिली, इंडिकेटर है कि भाई काम कर रहा है। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी, काम कर रहा है। ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी ऑफ ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, तो भाई काम कर रहा है। जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की उसके लिए जो काम कर रहा है, अगर वो नहीं हो रही तो ये आरसीएच काम कर रहा है, सिंपल सी बात। समझ में आया नहीं आया? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अरे अब सहेली एली कोई नहीं लेता, एक जमाने की बातें बता रहा हूं मैं, ठीक है। अरे सब पर क्वेश्चन भर भर के बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन तुम लगाओगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब बताओ जहां तक समझ में आ गया, ये एक प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नया प्रोग्राम चालू करूंगा मैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये अलग है, बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि अभी मैंने बेसिक बातें की थी, ठीक है। अब बात करूंगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है,
ठीक है, और उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कवर करने के लिए कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइसेस अवेलेबल हैं। समझ रहे हो? यहां तक समझ में आया नहीं आया? नहीं बेटा, आप कुछ नहीं लेते, ठीक है। कॉटन सीड पिल्स मेल के लिए बनाए, चाइना ने बनाए थे, ठीक है। नहीं बेटा, कॉन्डोम से इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो वो तो बैरियर मेथड है ना, बताऊंगा, कल बताऊंगा सारे मेथड, ठीक है। तो आज एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में कल चालू करूंगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कल आएगा पूरा का पूरा, जिसमें हम सारे मेथड की बात करेंगे। आज मैं इतना ही रखूंगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कल करूंगा, ठीक है। एक पार्ट खत्म कर दिया मैंने। सेकंड पार्ट में आएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड उसके सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड अवेलेबल है, क्या करना है, कैसे पूरा मेथड चलेगा, ठीक है। बैरियर मेथड, ठीक है। उसमें इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होते हैं, पिल्स कौन कौन से आते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन से हैं। फिर परमानेंट मेथड की बात करेंगे, जिसमें वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी की बात करूंगा मैं, ठीक है। समझ रहे हो? फिर एमटीपी की बात करूंगा मेडिकली, ठीक है। असिस्टेड प्रेगनेंसी, ठीक है। समझ रहे हो? यहां तक कोई डाउट है? क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हारे कमेंट पढ़ लेता हूँ। बीएमएस, ठीक है। परमानेंटली माइंड में सेट हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा। चलो ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस शीट में इकट्ठी दे रहा हूँ, तुम टेंशन मत करो, प्रैक्टिस शीट तुम्हें देता हूँ मैं, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर है, तो आज मैं तय रखता हूँ, ठीक है। अब कल मिलते हैं। हाँ, कल का टाइम बता दूं मैं, ठीक है। क्योंकि कल मैं इसलिए बोल रहा हूं, कल का टाइम थोड़ा चेंज होगा, तुम्हारा 2 से 4 रहेगा, ठीक है। क्योंकि 1 बजे तक मेरा ऑफलाइन सेंटर पे क्लास होगी, ठीक है। मैं आज से मतलब मूव कर रहा हूँ पटना, ठीक है। और कल से मैं ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर दूंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो 1 डेढ़ तक मेरी ऑफलाइन क्लास रहेगी, फिर वहां से वहां तक पहुंचूंगा स्टूडियो तक, ठीक है। 2 बज जाएंगे। तो 2 से 4 मेरी क्लास रहेगी कल से, ठीक है। कल है, फ्राइडे को नहीं रहेगी, क्योंकि फ्राइडे को मेरा बड़ा सेशन लगा हुआ है 4 बजे से। तो कल रहेगी मेरी, और सैटरडे को रहेगी 2 से 4, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली संडे तक शायद सर आ जाएंगे। तो मंडे से तो फिर अगर वो मेरी क्लास स्टार्ट हुई तो मैं स्टार्ट करूंगा अपनी क्लास पूरी प्रॉपर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक पूरा पूरा मेरा ही रहेगा, ये मान के चलो, ठीक है। नेक्स्ट वीक मेरा ही रहेगा, नो डाउट, ठीक है। ओके। सर का अगर कोई एक आध लेक्चर छूट रहा हो, बच रहा हो, तो एक बात अलग है। नहीं तो कोई चैप्टर खत्म होने वाला हो, कुछ ऐसा हो तो देख लेंगे, नहीं तो मेरा ही नेक्स्ट वीक तो मेरा ही है, तो मेरा ही रहेगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। ठीक है, 2 से 4 क्लास होगी मेरी, ठीक है, कल। हाँ, 3:30 तक खत्म कर दूंगा, 2 घंटे क्लास तो मैं लेता ही नहीं हूँ, 1.5 घंटे में खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है ना। ओके बेटा, बाय बाय बाय।